और आइए शुरुआत कर रहे हैं आज की एक सबसे बड़ी खबर के साथ। कैसे हो रही है हिंदुस्तान के खिलाफ एक बड़ी साजिश, और वो साजिश कौन कहां से रच रहा है? गजवाए हिंद की साजिश। पहली बार आप नाम सुन रहे होंगे। गजवा मतलब जंग, यानी हिंदुस्तान के खिलाफ जंग की साजिश। एम्बियंस दीजिए। ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये है तहरीक लब्बैक। ये संगठन हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रच रहा है। ये संगठन हिंदुस्तान के खिलाफ जंग की साजिश रच रहा है। ये जो संगठन तहरीक लब्बैक है, ये पाकिस्तान में, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में इसका मकसद है हिंदुस्तान में इस्लामिक राष्ट्र बनाना, मुस्लिम राष्ट्र बनाना भारत को। यह है इस तहरीक लब्बैक का मकसद। इसकी पूरी हिस्ट्री, पूरी ज्योग्राफी, पूरी कुंडली मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको बताता हूं इसका मुखिया कौन है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। यह है इसका मुखिया, इसका नाम है मौलाना साद। ये पाकिस्तान में बैठा है और इसका मकसद है हिंदुस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बनाना। इस मौलाना साद जो कि तहरीक लब्बैक का मुखिया है, कैसे तहरीक लब्बैक हिंदुस्तान में घुसने की कोशिश कर रहा है। हिंदुस्तान में उसका स्लीपर सेल कौन था? अगली तस्वीर दिखाइए जरा। अगली तस्वीर ये है, इसका नाम है दानिश, जिसकी गिरफ्तारी हुई है बिहार के फुलवारी शरीफ से। इस लड़के का नाम दानिश, और ये तहरीक लब्बैक का जो मिशन है गजवाए हिंद, यानी भारत के खिलाफ जिहाद करना, उसके साथ ये जुड़ा हुआ था। इसकी गिरफ्तारी हो गई है, जिसके तार सीधे पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। जरा देखिए तहरीक लब्बैक की ये साजिश जो पूरी तरह से बेनकाब हो गई है। जिसने नारा लगाया जय श्री राम के मुकाबले में अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इस्लाम की आड़ लेकर जहर उगलता ये साद हुसैन रिजवी है। मेरा ये पैगाम मोदी और पूरे भारत को पहुंचा दो कि अभी उम्मत मुस्लिमा की माएं बांझ नहीं हुई। जो पाकिस्तानी कट्टरपंथी संगठन तहरीक लब्बैक का सरगना है। हमारी बात गौर से सुन लो, जहां से गुस्ताख सर उठाएगा लब्बैक वाले वही अड्डी देंगे। और ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लाहौर से बिहार के रास्ते हिंदुस्तान में दस्तक दे रहा है। भारत के खिलाफ गजवाए हिंद की साजिश रच रहा है। कायनात का कोई कुत्ता समझता है अगर हुजूर के गुस्ताख को काटना दहशतगर्दी है, तो ये दहशतगर्दी हम हर बार करेंगे, सरे बाजार करेंगे, वक्त आया सरे पार करेंगे। गजवाए हिंद मतलब हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध, जिसके लिए यह हिंदुस्तान के मुस्लिम युवाओं को मोहरा बना रहा है। हमारा बयानिया गुस्ताख रसूल के बारे में एक है, वो है मनसब्बा नबी जान, मनसब्बा नबी जान। तहरीक लब्बैक का सरगना साद हुसैन रिजवी और उसका पिता खादिम हुसैन रिजवी भारत के खिलाफ जहर उगलते रहे हैं। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਰਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਝੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਸਤਾਖ ਸੁਣਨ ਕਿ ਨਹੀਂ 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 ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਮਸਲਮਾ ਦੇ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਗੁਲਾਮ ਨਾਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਤੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਬਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का ख्वाब पालते रहे। शोरे तकबीर से और थरथराती जमीन, उन्हें जानो और उन्हें जाना और उन्हें जाना और उन्हें जाना। अब अपने नापाक मकसद को पूरा करने के लिए तहरीक लब्बैक भारत के मुसलमान युवाओं को वरगला रहा है। बिहार के फुलवारी शरीफ से गिरफ्तार ताहिर के मोबाइल से तहरीक लब्बैक की साजिश का खुलासा हुआ है। जांच पड़ताल में पता चला है कि तहरीक लब्बैक युवाओं को जिहाद के लिए उकसा रहा था। कट्टरपंथियों की मदद से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में फलता फूलता रहा है और अब हिंदुस्तान के खिलाफ नापाक साजिश रच रहा है। तो ये जिस संगठन के मुखिया और संगठन को आप सुन रहे थे, ये है तहरीक लब्बैक और इसका मिशन है गजवाए हिंद।
और उस गजवाए हिंद की दस्तक कैसे बिहार में दी जा चुकी है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये व्हाट्सएप चैट, ये जो व्हाट्सएप चैट आप देख रहे हैं, देखिए गजवाए हिंद ऊपर लिखा, फुल स्क्रीन जरा लीजिए। ये बाकायदा ग्रुप बनाया गया, ये ग्रुप बनाया गया गजवाए हिंद यानी भारत के खिलाफ जंग का। ऊपर देखिए लिखा है गजवाए हिंद, भारत के खिलाफ जंग, और उसमें लिखा है कोई फायदा नहीं है AIMIM को सपोर्ट करने का, आप डायरेक्ट जिहाद करेंगे यानी डायरेक्ट धर्म युद्ध होगा। खिलाफत के ऐलान हम इंडियन करेंगे, यानी खिलाफत उस दौर में हुआ करता था जब मुसलमानों का मुखिया जो होता था उसे खलीफा कहते थे, तब यह खिलाफत होता था। यानी हिंदुस्तान को मुस्लिम राज बनाने के बाद कैसे खिलाफत की शुरुआत हो वो बातें हो रही हैं। गजवाए हिंद का ये जो आप देख रहे हैं, ये उसी तहरीके लब्बैक का मिशन है। अगला एक और दूसरा ग्राफ दिखाइए आप, ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए इसमें कौन कौन शामिल है। बांग्लादेश 1, बांग्लादेश 3, ये सारे नाम आप देख रहे हैं, ये सब लोग इस ग्रुप का हिस्सा थे। पाक आर्मी 2 के नाम से देखिए ग्रुप बना हुआ है, डॉक्टर इमरान, इसमें जैन, अब्दुल अलीम, ये सारे लोग, पाकिस्तानी झंडा भी लगा हुआ है। कैसे ये पाकिस्तानी साजिश हिंदुस्तान के खिलाफ हो रही है इसमें आप देख सकते हैं, ये डराने वाली है। इसके तार कैसे बिहार से अब तक निकलकर सामने आए, लेकिन लिंक जोड़े जाएंगे तो ये साजिश और गहरी है। कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं इनकी तैयारी क्या थी। और आइए मैं आपको बताता हूं, बाकायदा पटना पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पटना पुलिस ने खुलासा किया कि यह बहुत संगीन और गंभीर साजिश है। पटना पुलिस अलग अलग टीमें बनाकर इन लोगों को इन्वेस्टिगेट कर रही है, लोगों को ढूंढ रही है और तलाश रही है। देखिए जरा क्या कुछ किया है पुलिस ने अब तक, ये आपके सामने। ये मोबाइल जो आप देख रहे हैं, इस मोबाइल के जरिए मैं आपको बता रहा हूं। आगे आप खड़ा हुआ जो शख्स देख रहे हैं, यह है साद, तहरीके लब्बैक का मुखिया है। जो वॉल के अंदर जिसे आप देख रहे हैं, यह है ताहिर, जो इंडिया में इनके मिशन को आगे बढ़ा रहा था। तहरीक ताहिर जो है गजवाए हिंद ग्रुप चला रहा था, जो मैंने आपको दिखाया शुरू में। व्हाट्सएप ग्रुप में हिंदुस्तान विरोधी बातें बाकायदा की जा रही थी। ताहिर ने 2 सोशल मीडिया ग्रुप भी बना रखे थे और पहले ग्रुप को पाकिस्तानी नंबर से बनाया गया था, वो मैंने आपको दिखाया। बाद में ताहिर को इसका एडमिन बना दिया गया, खुद ही इस ग्रुप को ताहिर लीड कर रहा था। ग्रुप में कई देशों के लोगों को बाकायदा जोड़ा गया, उसमें बांग्लादेश के लोग थे, वो भी मैंने आपको दिखाया। इसमें भारत के, पाकिस्तान, यमन समेत कई देशों के लोग जुड़े हुए थे। जून में 4 पाकिस्तानी नंबरों को एक साथ इसमें जोड़ दिया गया था और ग्रुप में थोड़े बहुत नहीं 181 से ज्यादा लोग शामिल थे। अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की बाकायदा कोशिश हो रही थी। इस ग्रुप को और कैसे बड़ा किया जाए, भारत विरोधी वीडियो, नारे पोस्ट किए जाते थे इस ग्रुप में। अब इनका मकसद आप समझ सकते हैं, आतंकवाद के समर्थन में भी वीडियो इस ग्रुप में डाले जा रहे थे। ये लोग स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे थे भारत के खिलाफ। स्लीपर सेल आपको बताऊं, ये किसी भी शहर में छिपे होते हैं, ये बाकायदा एजेंट की तरह काम करते हैं, ये खामोशी से अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं और उसके बाद जब इस तरह के संगठन इन्हें हरकत करने और एक्शन करने का इशारा करते हैं तो स्लीपर सेल ये एक्टिव हो जाते हैं। ग्रुप में डायरेक्ट जिहाद की प्लानिंग हो रही थी इस ग्रुप में। अब ग्रुप के प्रोफाइल पिक्चर में पाकिस्तानी झंडा भी लगा हुआ था, वो भी मैंने आपको दिखाया। और पटना पुलिस किस तरह से, उसके लिए बड़ी चुनौती है इन्वेस्टिगेट करना, ताहिर किस किस से मिल रहा था, किस किस से तार जुड़े हुए थे। अभी इसमें और भी बहुत सी गिरफ्तारियां होंगी। जरा सुनिए पटना के SSP, पटना के ASP को वो क्या कह रहे हैं, मनीष कुमार। पे जो हम लोगों को गजवाए हिंद करके जो सोशल पोस्ट मिला था, उस पर कल हम लोगों ने FIR किया था और जो एडमिन था उसको हम लोगों ने जेल भेजा था। उसके बाद उसके मोबाइल में जितने चैट्स हैं, फेसबुक लिंक से जितने वीडियोस यूट्यूब पे लोड किए गए हैं, वो भड़काऊ, उन्मादी और एक विशेष धर्म के अगेंस्ट हैं। और उनके लिंक्स अभी तक हम लोग जो इस्टेब्लिश कर पाए हैं वो ट्रांसनेशन है, देश से बाहर है। उसके हैंडलर्स भी इस देश से बाहर के लोग मिले हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और यमन। अभी तक की जो स्थिति है उसमें हम लोग इस्टेब्लिश कर पाए हैं। टेक्निकल हमारी इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को हम ग्राउंड पे वेरीफाई करके ज़ीरोइंग कर रहे हैं और रेट्स भी चल रहे हैं। कुछ जो जीरोइंग हुई है उस पर रेट्स भी चल रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है जो स्पेशल SIT काम कर रही है इस पर, वो बहुत जल्द ही और लोगों को गिरफ्तार करेगी। तो आप सुन रहे थे SP मनीष कुमार को, जो कह रहे हैं कि स्पेशल
स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम काम कर रही है, बहुत जल्द ही और लोगों की गिरफ्तारी करने वाली है। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर इनका मकसद क्या है। ये जो गजवाए हिंद है, इसका मकसद क्या है, ये करना क्या चाहते हैं। दरअसल हिंदुस्तान के खिलाफ आखिरी युद्ध का ऐलान है ये गजवाए हिंद। हिंदुस्तान के गैर मुस्लिमों पर हमला करना इसका मकसद है। गजवाए हिंद कट्टरपंथियों का बहुत पुराना ख्वाब रहा है जो पाकिस्तान में बैठे हैं। भारत पर कब्जे के लिए यह लड़ाई की जाएगी। इस्लाम के विस्तार के लिए युद्ध किया गया गजवाए हिंद के जरिए। युद्ध के जरिए इस्लामिक राज्य की स्थापना करना इसका मकसद है। गली गली में इस्लाम का परचम लहराना गजवाए हिंद का मकसद है और पाकिस्तान के कट्टरपंथी गजवा का समर्थन करते हैं। यह हकीकत है। इसके रास्ते पर चलने वाले को गाजी कहते हैं। लश्कर तैयबा इसे कश्मीर से जोड़ता आया है। कश्मीर में बहुत से आतंकियों के बारे में आपने सुना होगा जिनका मकसद गजवाए हिंद था, जो गजवाए हिंद ऑपरेशन से जुड़े हुए थे। ये इनका मकसद है और इसमें जो मारे जाते हैं उनको ये गाजी कहते हैं। आइए मैं आपको बताऊं कि दरअसल गजवा के पीछे कौन है, इसके पीछे है कौन, किसका जहन है, किसकी साजिश है, कौन सा संगठन है जो इस मिशन पर काम कर रहा है भारत के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ। देखिए जरा आपको बताऊं, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान में एक कट्टर दक्षिणपंथी इस्लामी चरमपंथी संगठन है जिसकी बुनियाद खादिम हुसैन रिजवी ने साल 2017 में रखी थी। तहरीक लब्बैक को पाकिस्तान में ईश निंदा कानून में किसी भी बदलाव के विरोध में प्रदर्शन के लिए जाना जाता है और यह चरमपंथी संगठन मांग ये करता है कि शरिया के हिसाब से पाकिस्तान में कानून को स्थापित किया जाए। तहरीक लब्बैक ने पहली बार पाकिस्तान में 2018 में चुनाव भी लड़ा था। तहरीक ने संसदीय और प्रांतीय विधानसभा सीटों पर 559 उम्मीदवार खड़े किए, जिनमें से 2 उम्मीदवार सिंध विधानसभा की सीटों पर जीते, जबकि दूसरे प्रांत से भी एक उम्मीदवार ने जीत हासिल की। लेकिन साल 2021 में पाकिस्तान की इमरान सरकार ने आतंकी गतिविधियों के आरोप में तहरीक के लब्बैक पर बाकायदा प्रतिबंध और बैन लगा दिया था। आइए इसके बारे में मैं आपको बताऊं, तहरीक लब्बैक ये संगठन कब बना और इस पर कब बैन लगा। अब पाकिस्तान में इस पर बैन लग गया इसकी हरकतों की वजह से, इसलिए इसका मकसद हिंदुस्तान में साजिश करना हो गया है। ये देखिए मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान का इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन है ये और 1 अगस्त 2017 को कट्टरपंथी संगठन की स्थापना हुई थी। मौलाना खादिम हुसैन रिजवी ने इस संगठन की स्थापना की। गजवाए हिंद मिशन को बढ़ाना इनका मकसद था और भारत में इस्लामिक सत्ता स्थापित करना इनके मकसद में शामिल है। भारतीय मुस्लिमों को जिहाद के लिए उकसाना भी इसमें शुमार है और कश्मीर में आतंक को बढ़ावा देना कि कश्मीर में कैसे हम लोगों को भड़काएं, उकसाएं और रेडिकलाइज करें। भारत में सांप्रदायिक दंगे कराना भी तहरीक लब्बैक के मिशन में शामिल है। यह है इसका काम। लेकिन आइए अब आपको मिलवाता हूं इनके मुखिया से। कौन है इसके कट्टरपंथी जनक, उन दोनों से भी मिल लीजिए। पिता पुत्र की जोड़ी जो है दरअसल वो है इसकी बुनियाद, इसका बीज बोने वाली। नाम है खादिम हुसैन रिजवी ने मुमताज कादरी की फांसी का विरोध करने के लिए तहरीक की स्थापना की थी। कादिर ने पंजाब के गवर्नर की साल 2011 में सिर्फ इसलिए हत्या कर दी थी क्योंकि उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के कठोर ईश निंदा कानून में कुछ सुधार होने चाहिए। जब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने ईश निंदा के एक मामले में आसिया बीवी नाम की एक ईसाई महिला को आरोपों से बरी कर दिया था, इसके बाद ये रिजवी द्वारा आयोजित किए गए प्रदर्शनों के कारण इस्लामाबाद में बंद जैसा माहौल हो गया था। साल 2020 में खादिम हुसैन रिजवी की बीमारी से मौत हो गई, लेकिन उसके बाद साद हुसैन रिजवी तहरीक लब्बैक के संस्थापक बने। खादिम हुसैन रिजवी का बेटा है ये साद। पिता की मौत के बाद साद हुसैन रिजवी ने तहरीक लब्बैक का मुखिया बना। अपने पिता की तरह ही ये भी कट्टरपंथियों को बढ़ावा देता है। पैगंबर साहब पर कार्टून विवाद के बाद साद हुसैन रिजवी ने पाकिस्तान की सरकार से फ्रांस के राजदूत को देश से निकालने की बात कही थी। सरकार नहीं मानी तो सड़कों पर प्रदर्शन शुरू किए गए, जिसके बाद 12 अप्रैल को पाकिस्तान की इमरान सरकार ने मौलाना साद को गिरफ्तार कर उसके संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया था और इसी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान में बवाल हुआ था। उसकी रिहाई के लिए हजारों लोग सड़कों पर उतर आए थे, जिसके बाद इस्लामाबाद में जमकर हिंसा हुई जिसमें कई लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए थे।
आइए आपको जरा बताऊं पिता पुत्र के बारे में, इनके कारनामे आपको बताता हूं, इनकी ज़हनियत आपको बताता हूं। ये पाकिस्तान के लिए तो नासूर है, हिंदुस्तान के लिए भी उतने ही खतरनाक है। देखिए जरा, लाहौर की एक मस्जिद का मौलवी था खादिम, जो सबसे पहले आप सफेद दाढ़ी में जिन्हें देख रहे हैं, खादिम खुद को इस्लाम का चौकीदार कहता था। साल 2011 में खादिम रिजवी दरअसल सुर्खियों में आया। पंजाब के गवर्नर सलमान के हत्यारों का समर्थन किया इसने। सलमान की हत्या पुलिस के गार्ड मुमताज कादरी ने की थी। कल भी इनके बारे में मैंने आपको बताया था। सलमान ईश निंदा कानून की निंदा कर रहे थे उस दरमियान। खादिम ने खुलकर कादरी का समर्थन किया था उस वक्त, और कादरी का समर्थन करने पर खादिम ने अपनी नौकरी गंवा दी। कादरी की रिहाई के लिए खादिम ने बाकायदा आंदोलन चलाया और कादरी को फांसी देने का खादिम ने विरोध किया था उस दौरान। यानी जिस गार्ड ने गवर्नर की हत्या की थी उसकी फांसी का विरोध किया था। साल 2020 में खादिम हुसैन रिजवी की मौत हो गई, और खादिम की मौत के बाद उसका बेटा तहरीक का चीफ बन गया। और खादिम का बेटा साद हुसैन पिता की तरह ही कट्टरपंथी नेता है। पाकिस्तान ने 2021 में तहरीक लब्बैक को पूरी तरह से बैन कर दिया है। यह वो संगठन है जो पाकिस्तान में बैन है। भारत में अब यह साजिश करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए बहुत जरूरी है भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को चौकस रहना, और इनके बहकावे में जो आ गया, इनके साथ मिल गया है, उन पर एक्शन भी लेना, वरना यह भारत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की अगली बड़ी खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई। कैसे मोदी सरकार गिराने की साजिश हो रही थी, यह आज बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। और आरोप बीजेपी का यह है कि यह साजिश सोनिया गांधी की थी। सोनिया गांधी इस साजिश में शामिल थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने और उससे पहले तक बहुत से लोग जो उनके खिलाफ रहे, इतना आलोचना करते रहे कि उनकी अच्छी चीज में भी बुराई खोजने लगे, और वैसे ही लोग प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिश भी रचने की कोशिश कर रहे थे। यह मैं आपको दिखा रहा हूं पीएम की तस्वीर। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी की सरकार गिराने की साजिश बेनकाब हो गई है, पर्दाफाश हो गया। जरा रिपोर्ट देखिए। अहमद पटेल तो मात्र एक नाम है, काम तो सोनिया जी का था। पीएम मोदी के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। मोदी सरकार को गिराने की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। सिर्फ मोदी को बदनाम करने का षड्यंत्र नहीं, मकसद मोदी सरकार को सत्ता से हटाना था। 20 साल बाद गुजरात एसआईटी के ये दस्तावेज सच बता रहे हैं। तीस्ता अहमद पटेल से होते हुए यह फाइल सोनिया गांधी तक पहुंच गई। अपने मुख्य पॉलिटिकल एडवाइजर अहमद पटेल के माध्यम से सोनिया जी ने गुजरात के छवि को धूमिल करने की चेष्टा की। यह साजिश कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा संबित पात्रा के बयान से लगाया जा सकता है। तीस्ता सितलवाड़ राज्यसभा की सीट चाहती थी, राज्यसभा का नॉमिनेशन चाहती थी। ये तो हम सरकार में आ गए, वरना आज तीस्ता सितलवाड़ हो सकता है गृह मंत्री होती, हो सकता है आज एक बहुत बड़े पद पे होती। किस प्रकार से ये सरकार पहले चल रही थी। प्रधानमंत्री मोदी को क्लीन चिट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि कुछ लोगों की भूमिका की जांच होनी चाहिए। मोदी जी को टारगेट बनाकर ये सब किया गया, उनकी छवि को हानि पहुंचाने के लिए किया गया, उनको दंगों के केस में उनकी लिप्तता बनाने के लिए किया है, मगर सत्य को कुछ नहीं होता है। तो बीजेपी दरअसल मोदी सरकार गिराने के पीछे सोनिया गांधी की साजिश क्यों बता रही है। उनका कहना है अहमद पटेल के जरिए सोनिया गांधी ये करवा रही थी। उसके पीछे वजह ये, अहमद पटेल सोनिया गांधी के बहुत करीबी रहे, अहमद पटेल सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार रहे, और ऐसा कोई काम नहीं होता जो अहमद पटेल सोनिया गांधी से पूछे बिना करते हो। इसलिए कहा गया कि अहमद पटेल अगर मोदी सरकार गिराने की साजिश कर रहे थे तो बीजेपी का कहना है उसमें सोनिया गांधी का हाथ था। लेकिन अहमद पटेल ये किसके जरिए करवा रहे थे, अगली तस्वीर दिखाई। अहमद पटेल पर आरोप कि वो तीस्ता सीतलवाड़, जो नाम के लिए कथित तौर पर एक्टिविस्ट हैं लेकिन फिलहाल गिरफ्तार है,
तीस्ता सीतलवाड़ के जरिए मोदी सरकार को गिराने की साजिश रच रहे थे बीजेपी। तो और संगीन आरोप सोनिया गांधी पर लगा रही है। संबित पात्रा ने क्या कुछ आरोप लगाए आज देखिए जरा। संबित पात्रा ने आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी का आरोप है एसआईटी के हलफनामे के बाद बीजेपी का सोनिया गांधी पर यह बड़ा हमला है। संबित पात्रा को सोनिया गांधी पर संबित पात्रा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। सोनिया ने अपनी तिजोरी से तीस्ता को पैसे दिए, ये संबित ने आरोप लगाया। अहमद पटेल ने पैसे की डिलीवरी की, उनका यह कहना है। पूरे खेल को अहमद पटेल ने ही अंजाम दिया, बीजेपी का हमला था। और अहमद पटेल सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार थे, उनके दाहिने हाथ आप कह सकते हैं। चोरी चोरी चुपके चुपके रात के अंधेरे में यह षड्यंत्र हुआ और संजीव भट्ट तीस्ता सीतलवाड़ अहमद पटेल के घर पर बाकायदा मुलाकात हुई ताकि वो गुजरात की सरकार को गिरा सके। मकसद ये था नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल और खराब कर सकें। राहुल गांधी को प्रमोट करने के लिए तीस्ता सीतलवाड़ का इस्तेमाल किया गया। उस दौरान सोनिया गांधी तीस्ता को गृह मंत्री तक बना देती, यह कहना था बीजेपी का। सोनिया गांधी पूरे मामले पर जवाब दें। अब जरा सुनिए बीजेपी का हमला क्या है और कांग्रेस की सफाई क्या है। अहमद पटेल तो मात्र एक नाम है। ही इज जस्ट अ नेम। द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड अहमद पटेल वॉज हिज बॉस सोनिया गांधी। सोनिया जी ने गुजरात के छवि को धूमिल करने की चेष्टा की। अहमद पटेल जी के माध्यम से सोनिया जी ने नरेंद्र मोदी जी को घेरने की चेष्टा की। पैसे दिए गए और जो पहला किस्त गया है वो पहला किस्त 5 + 25 अर्थात 30 लाख का पहला किस्त सोनिया गांधी जी ने तीस्ता सीतलवाड़ को दिया। अहमद पटेल जी हमारे बीच में नहीं है। अहमद पटेल जी ने तो केवल डिलीवर किया, दिया सोनिया जी ने अपनी तिजोरी से, डिलीवरी की अहमद पटेल जी ने और लिया तीस्ता सीतलवाड़ ने। और याद रखिए ये 30 लाख उस जमाने में केवल पहला किस्त था। दिस वॉज जस्ट द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। चोरी चोरी चुपके चुपके रात के अंधेरे में ये सारे षड्यंत्रकारी कौन? तीस्ता सीतलवाड़, संजीव भट्ट, श्री कुमार, ये कहां मिले? ये अहमद पटेल जी के घर में मिलते हैं और उसके बाद कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के साथ मिलते हैं। What was the purpose? The only purpose was to destabilize and dismiss the Gujarat government and to defame the then CM of Gujarat, नरेंद्र मोदी जी। हर बार जब गुजरात चुनाव आता है इस तरह की एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये ले आते हैं। तो कांग्रेस का कहना है ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है पूरी तरह से। लेकिन आपको बताऊं इस साजिश को रचने के पीछे जो किरदार था वो किरदार अब जेल में है। देखिए जरा कौन है ये। तीस्ता सीतलवाड़ पुलिस की गिरफ्त में है। फिलहाल इनसे पूछताछ हो रही है। मोदी के खिलाफ क्या साजिश कर रहे थे, एसआईटी सवाल कर रही है। मोदी को बदनाम करने के लिए क्या साजिश रची गई, कैसे साजिश रची गई। कोर्ट तक ने कहा था कि कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि हर वक्त कढ़ाई को खौलाया जाता रहे, यह कहा था कोर्ट ने। आइए अब आपको दिखाऊं, अगली तस्वीर दिखाइए जरा। यह एसआईटी की रिपोर्ट, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने रिपोर्ट बनाई। अहमद पटेल लिखा है, 25 लाख लिखा है। ये कैसे पैसे दिए गए लिए गए ये आपको बताऊंगा। इस रिपोर्ट में क्या है ये देखिए, लिखा है लेट श्री अहमद पटेल एंड हैड रिसीव्ड ₹5 लाख। ये बता रहा है कि इस रिपोर्ट में क्या कुछ लिखा है आपको बताऊं। क्या है इस रिपोर्ट में? मोदी को बदनाम करने के लिए बाकायदा कैसे पद्मश्री इनाम दिया जाता था। सोचिए उस दौर में इनाम उन्हें मिलते थे जो दरअसल एजेंडे सेट करते थे। देखिए ये आप देख रहे हैं टेबल। बीजेपी तो कह रही है इस तरह की कई मीटिंग्स हुई। एसआईटी क्या कह रही है वो देखिए जरा। एसआईटी के एफिडेविट में यह बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। अहमद पटेल के इशारे पर साजिश रची गई, यह स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट कहती है। दंगों में मोदी सरकार को फंसाने की कोशिश थी, यह भी इस रिपोर्ट में शामिल है। पटेल के इशारे पर तीस्ता सीतलवाड़ ने यह पूरी साजिश रची, यह कहा गया इस स्पेशल रिपोर्ट में। अहमद पटेल ने तीस्ता को 5 लाख रुपए दिए, 5 लाख रुपए अहमद पटेल ने दिए और 2 दिन बाद शाहीबाग के सर्किट हाउस में दोबारा मुलाकात हुई दोनों की। पटेल ने तीस्ता को 25 लाख रुपए और दिए, यह है रिपोर्ट में। 2 बार तीस्ता को पटेल ने 30 लाख रुपए कुल दिए। यह पैसा राहत कार्य के लिए नहीं दिया गया, यह भी आपको बता दूं। एफिडेविट में एसआईटी का यूपीए सरकार पर बहुत बड़ा आरोप, यानी मनमोहन सरकार पर।
तीस्ता के काम के लिए यूपीए ने तीस्ता को यह इनाम दिया था। तीस्ता क्या काम करती रही है पूरा देश जानता है। यूपीए सरकार ने 2007 में तीस्ता सीतलवाड़ को बाकायदा पद्मश्री से नवाजा, लेकिन तीस्ता की नजर उससे कहीं आगे थी। वो राज्यसभा सीट के सपने देख रही थी और तीस्ता ने एक नेता से बाकायदा पूछा, क्या पूछा कि जब शबाना आजमी और जावेद अख्तर साहब को सांसद बनाया जा सकता है तो आखिर वो क्यों नहीं। एफिडेविट में तीस्ता के 2006 के बयान का भी जिक्र है। 3 दिन में गुजरात सरकार को इस्तीफा देना होगा, यह उसमें मेंशन है। तो आइए अब आपको सुनवाता हूं मैं कि इस रिपोर्ट को के बाद आप सुनिए, बीजेपी सवाल पूछ रही है कांग्रेस से और कांग्रेस बीजेपी पर साजिश का आरोप लगा रही है कि ये सब जो षड्यंत्र कर रही थी, जो मैलिशियस काम कर रही थी तीस्ता सीतलवाड़, इससे प्रसन्न होकर, अति प्रसन्न होकर सोनिया जी ने पद्मश्री दिया 2007 में तीस्ता सीतलवाड़ को। केवल पैसे नहीं, पद्मश्री भी दिया गया। और ये पद्मश्री देने का काम तो अहमद पटेल जी नहीं, ये तो सोनिया गांधी जी खुद कर रही थी। अब चुनाव आ रहा है 5 महीने बाद, फिर से ये नई थ्योरी ले आए कि अहमद पटेल जी, सोनिया जी सब मेरे खिलाफ षड्यंत्र। अरे अगर हम षड्यंत्र रच रहे होते और इनकी तरह की राजनीति करते तो क्या ये मुख्यमंत्री रह सकते थे गुजरात के? इन्हें खुद सोचना चाहिए। तो संगीन आरोप है बीजेपी की तरफ से सोनिया गांधी पर। लेकिन आइए मैं अब आपको बताऊं कि अहमद पटेल की जो सुपुत्री हैं, उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया अहमद पटेल के हक में। क्या लिख रही हैं वो देखिए जरा। अहमद पटेल की बेटी ने लिखा, अहमद पटेल का नाम अब भी मायने रखता है। यह विपक्ष को बदनाम करने की साजिश हो रही है। तीस्ता को राज्यसभा का सांसद आखिर क्यों नहीं बनाया गया? 2020 तक क्यों नहीं अहमद पटेल पर केस चलाया गया? गुजरात चुनाव के लिए यह बीजेपी की प्रचार की शुरुआत है, उन्होंने कहा। और बीजेपी ने हर चुनाव से पहले ऐसा ही किया है, जब वो जिंदा थे तब भी और जब इस दुनिया में नहीं है तब भी। यह उनकी बेटी मुमताज पटेल का ट्वीट था। लेकिन वो बेशक ये बात कह रही। अब एक चश्मदीद को मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं, रईस पठान, जो ये कह रहा है कि उसने अपनी आंखों से देखा है कि इस तरह के पैसे दिए गए। सुनिए जरा। फिलहाल अभी जो बात आ रही है और चर्चा में जो बात है वो 30 लाख रुपए की, जो अहमद पटेल द्वारा जो है वो तीस्ता सीतलवाड़ को दिए गए थे। तो ये तो एक शुरुआती दौर की बात है। तो तीस्ता सीतलवाड़ के साथ में मैं भी गया था अहमद पटेल से मिलने के लिए 2002 दंगों के कुछ दिनों के बाद में। तीस्ता सीतलवाड़ ने ये कहा कि फ़ंड तो हमारे पास है नहीं और फंड की कमी अगर होती है तो आगे जो है वो हम काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो मुद्दे हैं यहाँ पर जो हुआ है गुजरात के अंदर, ये बड़े मुद्दे हैं। तो अहमद पटेल ने कहा कि आप जो है वो अपने काम को जारी रखिए, अपने काम को आगे बढ़ाइए। और रहा फंड का सवाल, तो फंड की तरफ से आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, फंड आपको मुहैया हो जाएगा। हमारी तरफ से किसी भी तरह की कोई फंडिंग में कमी नहीं आएगी। तो रईस पठान को आप सुन रहे थे। लेकिन एक बहुत बुनियादी सवाल है, मोदी जब सीएम थे, मोदी जब पीएम है, साजिश उनके खिलाफ हमेशा की गई, लेकिन वो हमेशा क्लीन होकर बाहर आए। देखिए कैसे मोदी को हमेशा क्लीन चिट मिली है, उनके ऊपर जितने भी आरोप क्यों न लगाए गए। 2002 में गुजरात दंगों की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एसआईटी का गठन किया गया और इस एसआईटी में तत्कालीन गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी को बार बार पूछताछ के लिए बुलाया। नरेंद्र मोदी इस पूछताछ के लिए बिल्कुल सादगी से हमेशा जाते रहे। पूछताछ खत्म होने पर उतनी ही सादगी से वापस लौट जाते थे। दंगों की जांच करने वाली एसआईटी के प्रमुख आर.के. राघवन ने अपनी किताब में बाकायदा इसका जिक्र किया। राघवन ने लिखा है, उन्होंने लिखा है अपनी किताब में, मोदी पूछताछ के लिए आसानी से तैयार हो गए और 9 घंटे लंबी पूछताछ के दौरान मोदी संयम और हमेशा शांत रहे। मोदी ने पूछे गए 100 सवालों के जवाब, हर एक सवाल का जवाब दिया। मोदी ने जांचकर्ताओं की एक कप चाय तक नहीं पी। पूछताछ के दौरान मोदी अपनी पानी की बोतल भी खुद लेकर जाते थे। और यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी इस बात पर ऐतराज नहीं जताया, न कभी हंगामा, न कभी हल्ला। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी को एसआईटी से मिली क्लीन चिट को बरकरार रखा। जाकिया जाफरी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अब सुनिए जरा खुद इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा था, सुनिए। मोदी जी को टारगेट बनाकर ये सब किया गया, उनकी छवि को हानि पहुंचाने के लिए किया गया।
उनको दंगों के केस में उनकी लिप्तता बनाने के लिए किया है, मगर सत्य को कुछ नहीं होता है। ये लंबी लड़ाई मोदी जी ने बहुत धैर्यपूर्वक सारी वेदनाओं को, वो विष को हजम करते हुए लड़े और आज चमकते सूर्य की तरह सत्य बाहर आया है। मोदी जी जीत कर बाहर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के दंगों का कोई आरोप नहीं रहता। और आइए अब आपको बताता हूं कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ फर्जी दस्तावेजों से साजिश की गई, साजिश रची गई और उस साजिश को अंजाम दिया गया। इस साजिश के कौन कौन से प्लेयर थे और किरदार थे वो आपको बताता हूं। देखिए, ये आपके सामने आ गया। मोदी के खिलाफ फर्जी दस्तावेज बनाकर बाकायदा ये साजिश रची गई। पहली बात, मूव कीजिए ग्राफिक्स को। सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को आप देख रहे हैं, इन पर एफआईआर हुई। मुंबई से एटीएस ने इन्हें गिरफ्तार किया हुआ है और पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट पर भी साजिश का आरोप लगा है। झूठा हलफनामा दायर करने का भी आरोप लगा है। दूसरे मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। इसके अलावा दंगों के दौरान डीजीपी थे आर.बी. श्रीकुमार। मोदी सरकार के खिलाफ रिपोर्ट दी थी उन्होंने बाकायदा, और जालसाजी और आपराधिक साजिश रचने का आरोप भी लगा था। 26 जून को आर.बी. श्रीकुमार की गिरफ्तारी हुई थी। यह उनके बारे में उनका तारुफ मैंने आपको बताया क्या आरोप थे। अब जरा सुनिए डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस इन साजिशों पर क्या कह रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद किस प्रकार से उस समय के मुख्यमंत्री आदरणीय मोदी जी को बदनाम करने के लिए और देश का नाम खराब करने के लिए एक वाइडर कॉन्स्पिरेसी तैयार की गई थी, इसका पूरा पर्दाफाश सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के माध्यम से हुआ है। और अब स्वयं कोर्ट ने यह कहा था कि इसकी जांच होनी चाहिए, इसलिए गुजरात की एसआईटी उसकी जांच कर रही है। महाराष्ट्र की पुलिस इस जांच में पूरी मदद करेगी, हर संभव मदद करेगी, और इसको लॉजिकल एंड पर ले जाने का जो प्रयत्न है उसमें हम भी मदद करेंगे। तो आपने सुना देवेंद्र फडणवीस को, लेकिन आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि साजिश के जो आरोपी हैं, ये आरोपी इन सब का आपस में क्या संबंध रहा, कैसे जुड़ाव रहा और कैसे पूरे षड्यंत्र और कॉन्स्पिरेसी को रचा गया। देखिए जरा, क्यों अहमद पटेल का नाम आते ही इसे कांग्रेस आला कमान से जोड़ा जा रहा है, क्यों सोनिया गांधी का नाम बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने सीधे सीधे लिया। दरअसल अहमद पटेल कांग्रेस थिंक टैंक के बेहद अहम हिस्सा रहे। सोनिया गांधी के बेहद करीबी, सोनिया उन पर सबसे ज्यादा भरोसा करती थी। सोनिया के वो राजनीतिक सलाहकार थे और जैसे ही एसआईटी के हलफनामे में उनका नाम आया, बीजेपी ने सीधे सोनिया और राहुल पर हमला बोला। कई बार वो कांग्रेस के लिए चाणक्य की भूमिका में आते थे और हर पार्टी की हर मुश्किल को आसानी से सुलझा देते थे। गांधी परिवार के सबसे करीबी नेताओं में से एक थे अहमद पटेल। 1985 में राजीव गांधी के संसदीय सचिव बने। 2004 से 2014 तक बेहद ताकतवर रहे। संगठन पर उनकी बेहद मजबूत पकड़ रही। 1977 में भरूच सीट से चुनाव लड़ा उन्होंने। 26 साल की उम्र में लोकसभा सांसद भी बने। अहमद पटेल पहली बार साल 1985 में उस समय चर्चा में आए थे जब राजीव गांधी ने उन्हें अपना संसदीय सचिव बनाया था। अहमद पटेल को उनके साथी, पार्टी के लोगों के साथी, विरोधी भी अहमद भाई कहकर बुलाते थे। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के पद्मश्री को लेकर एसआईटी ने एफिडेविट दिया है और बताया है कि 2007 में उन्हें मोदी के खिलाफ साजिश का इनाम दिया गया था। तीस्ता को पद्मश्री के अलावा 2002 में राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार मिल चुका है। तीस्ता पर विदेश से आए पैसे के दुरुपयोग और धोखाधड़ी का आरोप है। साल 2013 में अहमदाबाद स्थित गुलबर्ग सोसाइटी के 12 लोगों ने तीस्ता के खिलाफ जांच की मांग की थी बाकायदा। यह था इनका पूरा कच्चा चिट्ठा। फिलहाल एसआईटी की गिरफ्त में है और एसआईटी सारे जो साजिश है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ तब रची गई, वो सब निकालकर सामने रखने वाली है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है सीधे महाराष्ट्र से। खबर यह है कि बाला साहब का सपना जो है, ख्वाब जो है, इस वक्त अगर कोई पूरा कर रहा है तो वो है एकनाथ शिंदे। बाला साहब का सपना शिंदे ने पूरा कर दिया है। उद्धव ठाकरे सोचिए, मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री के साथ लगभग 2.5 साल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहे और बाला साहब का सपना पूरा करने की कोशिश कब की? जब सत्ता जाने वाली थी, जब
मुख्यमंत्री की बनने की स्थिति में नहीं थे, तब सपना पूरा करने की कोशिश की। अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको, ये आप देख रहे हैं, ये है औरंगाबाद की तस्वीर। ये है औरंगजेब की मजार जो औरंगाबाद में है और जहां ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन फातिहा पढ़ने गए थे। तो शिंदे ने बाला साहब का कौन सा सपना पूरा किया, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। महाराष्ट्र के लोगों के लिए भी अच्छी खबर है और पूरे देश के लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि औरंगजेब के साथ जो चीजें जुड़ी हुई हैं, कोई नहीं चाहता कि देश में एक जगह ऐसी भी हो जो औरंगजेब के नाम से हो। देखिए, महाराष्ट्र में 2 शहरों के नाम बदल दिए गए, 2 शहरों के नाम। औरंगाबाद, उस्मानाबाद को नया नाम दिया है एकनाथ शिंदे ने। औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है। उस्मानाबाद का नाम धाराशिव होगा आपसे। इसके अलावा नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम डीबी पाटिल एयरपोर्ट होगा और शिंदे सरकार ने नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। बाला साहब ठाकरे को आप देख रहे हैं, शिंदे पीछे खड़े हैं। इसी तरह शिंदे पीछे खड़े रहे बाला साहब के और सियासत करते रहे और आज खुद सीएम है, तो सबसे पहला काम उन्होंने बाला साहब के सपने को पूरा करने का किया है। शिंदे ने सालों पुराना बाला साहब का सपना पूरा कर दिखाया है। 1988 में बाला साहब ने नाम बदलने का ऐलान किया था, 1988 में। सोचिए, उद्धव ठाकरे 2.5 साल सीएम की कुर्सी पर रहे और बाला साहब का यह सपना याद नहीं आया। 1657 में खुजिस्ता बुनियाद का नाम औरंगाबाद पड़ा। ये जो औरंगाबाद अब नाम था, इसका नाम कभी खुजिस्ता बुनियाद हुआ करता था 1657 में। औरंगाबाद का जो नाता है, ये मुगल शासक औरंगजेब से रहा है और 1681 से औरंगजेब औरंगाबाद में ही रहा और तब औरंगाबाद दक्कन में सत्ता का केंद्र हुआ करता था। उस दौर में औरंगजेब ने संभाजी महाराज से कई लड़ाइयां की हैं। औरंगजेब ने संभाजी महाराज की दरअसल हत्या भी की थी और औरंगाबाद में 30 से 35% मुस्लिम वोट बैंक है। इसलिए अब तक जो पार्टियां सत्ता में रहीं, वो औरंगजेब का नाम बदलने से डरती रहीं, घबराती रहीं, सिर्फ इसलिए मुसलमानों के तुष्टीकरण के नाम पर। जबकि हकीकत यह है कि हिंदुस्तान का मुसलमान औरंगजेब के साथ खुद को नहीं जोड़कर देखता है, न कनेक्ट करता है, फिर भी ये पार्टियां तुष्टीकरण करती रहीं और औरंगजेब के नाम पर औरंगाबाद के नाम बदलने से डरती रही। औरंगाबाद के सांसद इम्तियाज जलील हैं, जो AIMIM के नेता भी हैं। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं शिंदे क्या कुछ कह रहे हैं। आज हुई मंत्रिमंडल बैठक में औरंगाबाद शहर का नामकरण जो है छत्रपति संभाजी नगर, ये करने का फैसला मंत्रिमंडल ने लिया हुआ है। और पिछले 29 तारीख को जो अल्पमत में सरकार थी, उन्होंने ये निर्णय लिया था। कल जाकर इसमें कोई क्वेश्चन मार्क निर्माण न हो या लीगल कोई प्रश्न निर्माण न हो, इसलिए आज बाकायदा हम लोगों ने मंत्रिमंडल बैठक में उस निर्णय को लिया हुआ है। छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद का धाराशिव, ये भी नामकरण दिया है, नाम उसका भी निर्णय लिया हुआ है। और नवी मुंबई जो एयरपोर्ट है, उसका भी नाम जो मांग थी लोगों की, वहाँ के भूमिपुत्रों की, उसको भी लोक नेता दीबा पाटिल नवी मुंबई एयरपोर्ट विमानतल, ऐसा भी नाम देने का निर्णय आज की मंत्रिमंडल बैठक में ली हुई है। और आइए अब आपको बताता हूं कि औरंगाबाद का नाम बदला गया तो सबसे ज्यादा आवाज उठाई ओवैसी के सांसद ने, इम्तियाज जलील ने। देखिए क्या कह रहे हैं इम्तियाज कह रहे हैं, चाहे शिवसेना हो या बीजेपी, राजनीतिक लाभ के लिए दोनों ने महापुरुषों के नाम का इस्तेमाल किया है। नाम बदलने के बाद सभी श्रेय लेना चाहते हैं। किसी को भी औरंगाबाद के विकास की चिंता नहीं है। औरंगाबाद को नए नाम की नहीं, विकास की जरूरत है, आज वो ये कह रहे हैं। कल तक वो महाअघाड़ी के साथ खड़े थे। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं और दिखाने जा रहा हूं कि आखिर क्यों जरूरी था इस नाम को बदल देना, क्योंकि यह नाम जुड़ा था औरंगजेब से और औरंगजेब की जो पहचान है, जो इतिहास है, वो हिंदुस्तान में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार से जुड़ी हुई है, यातनाओं से जुड़ी हुई है। इसलिए बहुत पहले इस नाम को बदला जाना चाहिए था और यही वजह है कि बाला साहब ठाकरे 1988 से इसको बदले जाने की मांग कर रहे थे। देखिए जरा, क्रूर शासक था औरंगजेब,
मराठा इतिहास में औरंगजेब सबसे बड़ा विलेन माना जाता है। औरंगजेब तलवार की ताकत पर दरअसल राज करता था और औरंगजेब शासन में बहुसंख्यक हिंदू पर यातनाएं होती थी। इतना ही नहीं, छत्रपति शिवाजी ने कई बार औरंगजेब से लोहा भी लिया और मुगलों से शिवाजी की पहली लड़ाई आपको बताऊं 1656-57 में हुई थी। यह लड़ाई शिवाजी ने कई युद्ध में औरंगजेब की सेना को मात दी है और महाराजा संभाजी छत्रपति शिवाजी के ही पुत्र थे, जिनके नाम से अब औरंगाबाद का नाम पड़ा है। औरंगजेब ने संधि के लिए शिवाजी को दरअसल आगरा बुलाया। औरंगजेब ने संभाजी की हत्या भी छल और कपट से की थी। औरंगजेब ने धोखे से छत्रपति शिवाजी को कैद कर लिया वहां बुलाकर। उसके बाद छत्रपति शिवाजी के साथ संभाजी को भी कैद कर लिया वहां। शिवाजी औरंगजेब की कैद से निकलने में कामयाब रहे। औरंगजेब ने लेकिन संभाजी की हत्या कर दी थी, यह है हकीकत, और इसलिए यह नाम बहुत पहले बदला जाना चाहिए था। बहरहाल अब बात कर रहे हैं एकनाथ शिंदे की, लेकिन इसके उलट जो अब तिगड़ी सरकार थी, महाविकास आघाड़ी, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, उसमें फूट हो गई। ये तस्वीर दिखाई, ये आप देख रहे हैं उद्धव ठाकरे आज कार्यकर्ताओं से मिले। उद्धव ठाकरे कार्यकर्ताओं से क्यों मिल रहे हैं, उनकी टेंशन बढ़ी हुई है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, अगली तस्वीर जिसमें कैसे उद्धव ठाकरे, शरद पवार और नाना पटोले आपस में मुलाकात जरूर हुई, लेकिन बताया यह जा रहा है कि अभी तीनों में फूट पड़ गई है। यानी ये तीनों अब तक सरकार चला रहे थे, अब फूट की खबरें आ रही हैं। फूट किस वजह से है? सरकार तो चली गई, कुर्सी तो रही नहीं, तो फूट अब हर एक छोटी छोटी चीजों के पीछे होगी। अब जो फूट हो रही है वो विधान परिषद में नेता विपक्ष के रूप में हो रही है कि किसका नेता विपक्ष का नेता हो। तो देखिए जरा, तीनों को आप देख रहे हैं, उद्धव ठाकरे बैठे, शरद पवार बैठे, नाना पटोले बैठे। सत्ता खोने के बाद शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी इस वक्त आमने सामने। महाराष्ट्र विधान परिषद में नेता विपक्ष की रेस चल रही है इस वक्त, और शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के बीच जोर आजमाइश हो रही है। महाराष्ट्र विधान परिषद में कुल 78 सदस्य हैं, 78 मेंबर्स हैं। महाराष्ट्र विधान परिषद में शिवसेना के पास 11 सदस्य हैं, एनसीपी कांग्रेस के पास 10-10 सदस्य हैं। शिवसेना के पास 11, एनसीपी कांग्रेस के पास 10-10। तो शिवसेना ने नेता प्रतिपक्ष के लिए बाकायदा दावा किया है कि नेता विपक्ष तो हमारा होगा। उद्धव चाहते हैं कि अनिल परब जो है नेता विपक्ष बन जाए। एनसीपी एकनाथ खड़से का नाम आगे कर सकती है इस मामले में। कांग्रेस मोहन कदम या राजेश राठौर को आगे कर सकती है, और इसी बात की लड़ाई है। महाराष्ट्र विधान परिषद बीजेपी के 24 सदस्य हैं विधान परिषद में, और महाराष्ट्र विधान परिषद में 16 सीटें अभी फिलहाल खाली पड़ी हुई हैं। लेकिन इस बीच अब आगे की तैयारी यह है कि शिंदे तो सीएम बन गए, लेकिन कैबिनेट का विस्तार होना है। तो इसलिए आपको बताऊं, इस कैबिनेट में क्या राज ठाकरे भी होंगे। कल की तस्वीरें जब देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम राज ठाकरे के घर पहुंचे, राज ठाकरे ने उनका स्वागत किया शॉल से, उन्हें गुलदस्ता दिया देवेंद्र फडणवीस को। क्या राज ठाकरे शिंदे कैबिनेट में होंगे? ठाकरे परिवार से अगली तस्वीर देखिए, राज ठाकरे की पत्नी शर्मिला ठाकरे को आप देख रहे हैं, जो जब फडणवीस पहुंचे उन्हें तिलक लगाया, और ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये बता रही है कि दोनों के बीच पारिवारिक रिश्ते हैं, दोनों के बीच ठाकरे फडणवीस के बीच रिश्ते हैं, क्योंकि किस तरह से ये जो पारिवारिक रिश्ते हैं, ये पारिवारिक रिश्ते बता रहे हैं कि क्या राज ठाकरे, उनके विधायक या उनके सुपुत्र कोई कैबिनेट में हो सकते हैं। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं शिंदे। पेट्रोल डिझेलचे भाव दर कमी केले, आम्ही शेतकऱ्यांच्या रेग्युलर कर्ज पेड करणाऱ्या लोकांना 50,000 रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे। हे अनेक निर्णय घेतोय आम्ही, आजही निर्णय घेतले, त्यामुळे निर्णय कुठे थांबलेले नाहीत आणि मंत्रिमंडळ काय लवकरच होईल, काय प्रॉब्लेम नाही, त्याच्यात काय अडचण नाही। विपक्ष कह रहा है कि एक दूसरे की सरकार है, ये डेडलाइन नहीं बता रहे। उनकी लाइन डेड है, इसलिए उनको डेडलाइन चाहिए, पर चिंता मत करिए, जल्दी हो जाएगा। और आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्या इस कैबिनेट में ठाकरे परिवार का कोई सदस्य हो सकता है और कब तक होगा कैबिनेट का विस्तार। देखिए जरा, महाराष्ट्र से बड़ी खबर है, ये आप देख रहे हैं, राज ठाकरे बैठे, शिंदे और देवेंद्र फडणवीस। 20 जुलाई को कैबिनेट विस्तार होना है और इसमें कई चरणों में कैबिनेट विस्तार होगा बताया यह जा रहा है।
पहले चरण में बीजेपी के 10 से 12 मंत्री शपथ लेंगे। इसके अलावा शिंदे गुट के भी 10 से 12 मंत्री शपथ ले सकते हैं। फिलहाल कैबिनेट में सिर्फ शिंदे और फडणवीस हैं इस वक्त कैबिनेट में मनसे भी शामिल हो सकती है, खबर यह है। और कल राज ठाकरे फडणवीस की मुलाकात हुई थी, वो तस्वीरें भी मैंने आपको दिखाई। दादर स्थित राज ठाकरे के आवास पर फडणवीस पहुंचे थे मुलाकात करने। दावा यह है कि मनसे को मंत्री पद ऑफर किया गया है। राज ठाकरे परिवार का एक सदस्य मंत्री भी बनाया जा सकता है और महाराष्ट्र में मनसे का सिर्फ एक ही विधायक है। मनसे विधायक ने शिंदे गुट का समर्थन भी किया था फ्लोर टेस्ट के दौरान। मनसे ने राज्यसभा एमएलसी चुनाव में भी बीजेपी का समर्थन किया था और राष्ट्रपति उम्मीदवार मुर्मू को भी मनसे का समर्थन हासिल है। इसलिए माना जा रहा है, उम्मीद की जा रही है कि राज ठाकरे की तरफ से कोई कैबिनेट में शामिल होगा। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और आज की एक और बड़ी खबर है। खबर यह है कि एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार हो सकते हैं झाकड़। एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार हैं जगदीप धनखड़, जिन्हें आप देख रहे हैं। ये तस्वीरों में तस्वीर दिखाइए जरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठा हुआ देख रहे हैं आप। बंगाल के राज्यपाल रहे हैं। आइए इनके बारे में बताऊं आपको कि कैसे आज बाकायदा मीटिंग हुई। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। आज जो मीटिंग हुई ये आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पार्लियामेंट्री मीटिंग में शामिल हुए थे। बीजेपी अध्यक्ष अब जेपी नड्डा भी शामिल थे। तो ये बड़ी बैठक हुई। ये बड़ी बैठक उपराष्ट्रपति उम्मीदवार तय करने के लिए हुई थी और उसमें धनखड़ के नाम पर मुहर लगी है। कौन है उपराष्ट्रपति उम्मीदवार एनडीए के, उनके बारे में आइए आपको बताता हूं। उसके बाद बताऊंगा कि बीजेपी ने जो अध्यक्ष हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने क्या कहा। देखिए सर, 18 मई 1951 को राजस्थान में जन्म हुआ धनखड़ साहब का। किठाना के किसान परिवार में उनका जन्म हुआ और चित्तौड़गढ़ के सैनिक स्कूल में पढ़ाई लिखाई हुई है। राजस्थान विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट हुए और राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं धनखड़। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील रह चुके हैं जगदीप धनखड़ और जनता दल से 1989-91 तक झुंझुनू के सांसद रहे हैं और 1993 अजमेर के किशनगढ़ से विधायक चुने गए थे और 2019 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बने हैं। अब एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार चुने गए हैं धनखड़। अब जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी के रूप में हमारे किसान पुत्र श्री जगदीप धनखड़ जी को हम उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना प्रत्याशी के रूप में घोषित करते हैं। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की अगली बड़ी खबर यह है, श्रीलंका के बारे में तो आपने देख सुन लिया, लेकिन पाकिस्तान भी श्रीलंका बन जाएगा, उस राह पर चल रहा है। ये हम क्यों कह रहे हैं, पहली तस्वीर दिखाई जरा प्रोटेस्ट की। ये जो आप देख रहे हैं एम्बियंस के साथ, ये श्रीलंका के प्रोटेस्ट की आप तस्वीरें देख रहे हैं। यही हालात पाकिस्तान में बन रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा पाकिस्तान के प्रोटेस्ट की। पाकिस्तान में जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए, ये पाकिस्तान का प्रोटेस्ट है। हालात वहां भी ऐसे ही हैं जैसे श्रीलंका में हालात थे। ये जरा फुल स्क्रीन लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा महंगाई से कैसे पाकिस्तान लहूलुहान है। तो महंगाई पाकिस्तान में भी चरम पर पहुंच गई है। पाकिस्तान में बद से बदतर स्थिति है। वैसे ही हालात हैं जैसे हालात श्रीलंका में बने हुए हैं। एम्बियंस दीजिए इसका, विजुअल का जरा। आइए ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बता रहा हूं पाकिस्तान में हालात क्या है, जरा देखिए। घरेलू सिलेंडर पाकिस्तान में 2560 रुपए का हो चुका है। कमर्शियल सिलेंडर 9900 रुपए का है पाकिस्तान में। पनीर 900 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। दूध 200 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है पाकिस्तान में। चीनी 100 रुपए प्रति किलो है। आटा 100 रुपए प्रति किलो है पाकिस्तान में। खाद्य तेल जो है 555 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। पेट्रोल 250 रुपए प्रति लीटर है। यह पाकिस्तान के हालात हैं। डीजल 275 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है और मिट्टी का तेल 230 रुपए प्रति लीटर है। अब जरा सुनिए पाकिस्तान के एक मंत्री को, वो बता रहे हैं पाकिस्तान के हालात क्या हैं। मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली 2-2 प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं
वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। जे जाए जब तक के हम अपनी चाय की पैदावार में खुद कफील नहीं होते, हमारा फ़र्ज़ है कि वो सारी आइटम्स के जिस पे हमें अपना कीमती ज़र मुबादला खर्च करना पड़ता है, जब तक हम इस बहरान से नहीं निकलते, पूरी कौम को इस मिशन के अंदर शामिल होना चाहिए। और आइए अब आपको दिखाता हूं मैं श्रीलंका के हालात क्या हैं और कैसे पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा। ये देखिए, एम्बियंस दीजिए। ये आप देख रहे हैं श्रीलंका में किस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ है, श्रीलंका में कैसे हालात बद से बदतर हो गए हैं। लेकिन अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं बड़ी चीज, कि कैसे पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान कैसे श्रीलंका बन सकता है। ये देखिए, ये आपके सामने वजह है। श्रीलंका में महंगाई दर जो है वो 55% पर, पाकिस्तान में 20% के पार पहुंच गई है। श्रीलंका कोई छूने की तैयारी है। श्रीलंका में विदेशी मुद्रा 2.31 अरब डॉलर है, पाकिस्तान में घटकर 10 अरब डॉलर पर आ गई है विदेशी मुद्रा। श्रीलंका में 360 रुपए यानी डॉलर की जो कीमत है, $1 बराबर 360 रुपए, पाकिस्तान में 200 पर पहुंच गया है। अब अंदाजा लगाइए क्या होगा पाकिस्तान का। श्रीलंका के पास 3.6 टन सोना बचा और पाकिस्तान के पास भी केवल 60 टन बचा है। विदेशी कर्ज श्रीलंका पर 51 अरब डॉलर का है, पाकिस्तान पर 283 अरब डॉलर। श्रीलंका की तरह पाक का शेयर बाजार इस वक्त खस्ता हाल है और श्रीलंका में जरूरी सामान नहीं मिल रहा है, पाक में भी यही हालात बने हुए हैं। श्रीलंका को विदेशी कर्ज में मुश्किल है, पाक को भी कर्ज नहीं मिल रहा है। यह स्थिति है। श्रीलंका में भ्रष्टाचार चरम पर था और पाकिस्तान में भी भ्रष्टाचार जबरदस्त है। श्रीलंका में राजनीतिक अस्थिरता थी, पाक में भी देश पूरी तरह से अस्थिर हो चुका है। श्रीलंका में लीडरशिप की कमी थी, पाकिस्तान में भी कोई लीडरशिप नहीं है। जरा आपको श्रीलंका में हमारी सहयोगी सलोनी मौजूद हैं, उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि श्रीलंका में किस तरह से महंगाई चरम पर है। जरा देखिए उनकी रिपोर्ट। श्रीलंका में बद से बदतर होते आर्थिक हालातों को इस तरह समझा जा सकता है। इस वक्त हम यहाँ पर एक सब्जी मंडी में मौजूद हैं और अगर हम आपको दाम बताएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। भारत में जिन चीजों के लिए आप 1 किलो के लिए पैसे देते हैं, वहाँ पर यहाँ पर देखिए दाम लिखा हुआ है 160 रुपए का। आप सोचेंगे ये 1 केजी 1 किलो आपको संतरा मिलेगा, तो नहीं, सिर्फ एक पीस का, सिर्फ इस एक पीस का 160 रुपए यहाँ आपको चुकाना होगा अगर आप संतरा खाना चाहते हैं। सब कहते हैं कि सेब खाने से सेहत बनती है। ये छोटा सा सेब अगर हम आपको बताएं तो 80 रुपए का ये एक सेब आप यहाँ पर खरीद पाएंगे। पपीता लोग खाते हैं जो बीमार होते हैं, उनके लिए ये 200 रुपए का है। सोचिए, एक सेब 80 रुपए का। बहरहाल आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।